नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा से सांसद लगातार दूसरी बार चुन के सदन तक पहुंचने वाले विजय बघेल जी हैं। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है। आप दोबारा सांसद बने, इसलिए आपको पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 2000, एक निर्दलीय, एक युवा नेता, एक जोशीला नेता जो स्थानीय सदन में प्रतिनिधित्व करके आगे बढ़ा और आज देश के सदन में दोबारा पहुंच रहे। ये तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन युवा साथी हैं, उनकी मेहनत का प्रतिफल है। मैं तो पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को, राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के सभी भाजपा के नेताओं का धन्यवाद करूंगा कि कार्यकर्ताओं के जो प्रेम स्नेह मुझ पर बरसा, जनता जनार्दन को जो विश्वास फिर से एक बार मुझे मिला, आज उसी के बदौलत दूसरी बार प्रत्याशी बनने का सौभाग्य मिला। और उस विश्वास पे खरे उतरते हुए, जो विश्वास पार्टी ने की थी उसमें खरे उतरते हुए लोगों ने ये कर दिखाया। ये मेरी जीत नहीं, यहाँ की जनता जनार्दन की जीत है और यहाँ के मेरे प्रिय कार्यकर्ता भाइयों बहनों की जीत है, जिनसे मेरा परस्पर एक पारिवारिक संबंध है, एक आत्मिक संबंध है, एक दिल का संबंध है और उसी रूप में मैं हमेशा उन्हें प्यार करता रहूं, वो भी मुझे प्यार करता रहे, ये मेरी भावना रहती है। मैं ये जीत उनको समर्पित करता हूं। ये बड़ी बात है कि नेता अपने कार्यकर्ताओं को जीत समर्पित कर दे, नहीं तो अक्सर नेता अगर दोबारा जीत के आए तो ऐसा लगता है कि वही जीत गए। हम तो एक प्रतीक मात्र रहते हैं प्रत्याशी, मेहनत तो वो करते हैं। और इस बार देखिएगा 44-45 डिग्री के तापमान में भी घर घर जाकर, माननीय मोदी जी जब आए थे, सभा हुई तो हर जगह उन्होंने ये कहा था कि मेरा नमस्कार, मेरा राम राम हर घर में पहुंचाना। और वो काम किए। लोग न गर्मी देखे, न धूप देखे, न 44-45 डिग्री देखे और इस तापमान में भी घर घर जाकर जो उन्होंने मेहनत की, आज उसका प्रतिफल है कि हम 2019 से और ज्यादा वोटों से जीतकर यहाँ पे विजय श्री हासिल की है। तो ये है उनकी मेहनत। लगभग 4 लाख से अधिक वोटों से जीतना कैसे संभव हो पाए? देखिए, पहले चाहे मीडिया हो चाहे सब और हो, बड़ी चुनौती इस चुनाव को मान रहे थे। पिछले बार भी था, 19 में भी, क्योंकि 19 में हमारी सरकार नहीं थी। मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, गृह मंत्री और पीएचई मंत्री, 8 विधायक थे, उनके कांग्रेस के हमारा एक था। उस बार भी चुनौती थी, लेकिन जैसे हमारे नेता बोलते हैं ना, चुनौती को अवसर के रूप में कैसे बदले, वो कर दिखाया। सबसे प्रदेश में सबसे ज्यादा लीड था 2019 में आपके पास, सबसे ज्यादा वोट से जीते। इस बार भी वही चुनौती थी। थोड़ा सामाजिक ये करण की बात आ रही थी, लेकिन मैं हमेशा कहता था मेरा हर समाज से मेरा आत्मिक संबंध है, मेरा दिल का संबंध है और मैं जिस समाज से आता हूं, कुर्मी समाज से, उसका अध्यक्ष भी हूं। उस नाते हम लोग सामाजिक रूप से एक साथ बैठते हैं कि सर्व समाज मिलकर कैसे इस छत्तीसगढ़ को, इस देश को, इस दुर्ग को कैसे आगे बढ़ाए। और वो भाव लोगों के मन में था। भले ही कुछ लोग इसमें दिग्भ्रम फैलाने का प्रयास किए, मुझे भी बहुत सारी बातों में बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। जो साहू समाज से खासकर मेरा प्रेम स्नेह है, वो झलका है, दिखा है और ये आत्मीयता को मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे ईश्वर साहू जी जो साजा से विधायक है, वो एक बात कहते थे, जिनको हम लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं भाई, लेकिन दिल के बहुत साफ है और उनके ओजस्वी भाषण को मैं सुना और लोगों को प्रेरित किए वो कि दीपक नहीं रहेगा तो बाती का क्या काम है और देश नहीं रहता तो जाति का क्या काम। मतलब इतनी बड़ी भावना, ये सबके लिए संदेश है, सिर्फ एक जात के लिए नहीं, समाज के नहीं। आज जो लोग इस देश को विखंडित करने में लगे हैं, दूसरे प्रदेशों में जो भ्रम पैदा करने का प्रयास किए, अनर्गल रूप से प्रचारित करने का प्रयास किए, उस भ्रम जाल में जो लोग आ गए हैं ना, उनके पछतावे का दिन है ये। मोदी जी से ऐसा शख्स को इस देश को हाथों हाथ लेना चाहिए। वो अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वो देश के लिए जी रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं मेरा एक एक पल, एक एक क्षण देश के लिए। और ऐसे नेता को हम अगर सहयोग नहीं कर सके, समर्थन नहीं दे सके,
तो फिर लोकतंत्र कहां रहेगा? ये देश नहीं रहेगा। देश में का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने में आज लगे हुए हैं। आज कहां पर हमारा भारत पहुंच गया और कहां पहुंचने वाला है, और उसमें रोड़ा अटकाने वाले विदेशी ताकतों के कठपुतली बन के जो लोग काम कर रहे हैं, विपक्ष के लोग, उनके झांसे में आ जाना। ठीक है, जो जनादेश मिला है वो सिरोधार्य है, मगर ये चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है। मगर फिर भी मोदी जी ने जैसे पार्टी कार्यालय में जो ओजस्वी भाषण दिए, न वो थकते हैं, न हारते हैं, न वो निराश होते हैं, न हताश होते हैं। दुगुने उत्साह से वो आगे बढ़ते हैं, और वही स्थिति आज होगी। संभाव उनके चेहरे पे दिखाई पड़ता है। वो दुर्ग भी आए तो भी उसी भाव में, वो अंबिकापुर में थे तो उसी भाव में, और चुनाव परिणाम के बाद भी उसी भाव में। मैं तो उस व्यक्ति को वाकई में अवतारी पुरुष है, वो तपस्वी है, धार्मिक व्यक्ति है। और जो तपस्वी और आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है, उसका मन में कोई भाव हमेशा संभाव रहता है। और मैं भी उनसे कुछ सीखने का प्रयास करता हूं। मेरे मन में भी कोई बात ऐसे हो गई, किसी के साथ कोई पार्टी का कोई अहित कर रहा है, या किसी व्यक्तिगत कोई अहित कर, थोड़ा सा मन में आक्रोश आता है। लेकिन वाकई में वो व्यक्ति नहीं, वो तो अवतारी पुरुष है, ऐसा मैं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप भी सीख रहे हैं, आपके भीतर भी संभाव दिखाई पड़ता है। 2019 में 2018 चुनाव में आप घोषणा पत्र समिति के संयोजक पार्टी ने आपको बनाया, आपने प्रदेश भर में बढ़िया काम किया, लेकिन चुनाव परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया, फिर भी आप उसी लय में दिखाई पड़े। नहीं ठीक है, वो मैं हार और जीत हावी होना नहीं चाहिए। मैं खिलाड़ी हूं और खिलाड़ी भावना से काम करता हूं। जो खिलाड़ी होता है ना, उसको हर जीवन में कभी निराश हताश परेशान नहीं होता। हम लोग कहीं हारते हैं, कहीं जीतते हैं, खेल का एक परंपरा है। तो हारने के बाद तो और दुगुने उत्साह से हम लोग मेहनत करते हैं तो जीत की ओर। तो आप देखे हैं कि जिस टीम से कोई टीम हारती है, उसी टीम को कहीं न कहीं हराती है। तो खेल की परंपरा है, इसलिए हताश निराश होने की बात ही नहीं है। जीत से अति उत्साह ना होना और हार से अति निराश ना होना। कुछ सीखना और दुगुने उत्साह से आगे बढ़ना। लेकिन कांग्रेस इस जीत से उत्साहित नजर आ रही है। 99 की कुल संख्या है उनके पास। उनको क्या है, उनकी सीट बढ़ गई, उसी में उत्साह है उनको। वो लोगों को बेवकूफ बना दिया, उसी में उत्साह है। वो देश को तोड़ने में सफल होते अपने आप को मान रहे हैं, उसी में उनका उत्साह है। इस बात का उत्साह नहीं है कि हमारी सीट ज्यादा आ गई, हम नजदीक पहुंच गए, हम किसी तरह भी देखे ना, वो नायडू जी को कुछ बोल रहे हैं तो नीतीश जी को कुछ बोल रहे हैं। मतलब अभी भी उनका षड्यंत्र चल रहा है, तो इसमें सफल नहीं होंगे। नायडू जी भी उस भाव के नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। नीतीश जी भी, अब उनके नेता भी उन्हें कह चुके हैं कि अब बहुत हो गया, अब स्थिर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। एक ही सीट जीती है कोरबा, फिर भी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। बहुत जगह कांटे की टक्कर तो हो गई थी यहां भी। और कल मैं जब रायपुर में बैठा था, खैर बात मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं से एक आवाज आई कि प्रत्याशी कहीं दिखा नहीं कांग्रेस का। आप लोग तो रायपुर में, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम लोग सब रायपुर के हैं, बिल्कुल सही बात। कहीं उनका बैनर पोस्टर रैली फैली प्रचार दिखा नहीं, फिर भी 4 लाख वोट पा गए। मतलब कांग्रेस के मूल वोटर हैं। अब कुछ वर्ग है जो उसी कुंठा में बैठे हैं, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। और ये बहुत सारी जगह में दिखा है। ठीक है, रायपुर में ज्यादा वोट से जीते, यहां भी जीते। बाकी जगह का जो अंतर है वो हमारे लिए भी सोचनीय विषय है। जीत हार तो ठीक है, मगर फिर भी आगे बहुत सारी जो चुनौतियां हैं, जैसे नगर निगम चुनाव आएंगे, नगरीय निकाय के चुनाव आएंगे, पंचायतों को आएंगे, कोऑपरेटिव के चुनाव आएंगे, बहुत सारे चुनाव आएंगे। उसमें हम लोग को भी उसी स्तर पे, मैं कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास बैठा था किरण देव जी के साथ, कि जीत की भी समीक्षा होना चाहिए और हार की भी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा जो शब्द है वो हमको अपनी गलतियों को जानने का अवसर मिलता है, और अच्छा और क्या करना है, अच्छा क्या हुआ उसको और क्या अच्छा कर सकते हैं, ये दोनों बातें होती हैं। कांग्रेस तो विधानसभा चुनाव हार के भी समीक्षा नहीं की,
सार्वजनिक मंचों से कार्यकर्ता ने कहा कि समीक्षा नहीं हुई, आप जीत की समीक्षा करने जा रहे हैं। नहीं, हम तो जीत, मैं पहले भी कहता था कि हार की भी होनी चाहिए, जीत की भी होनी चाहिए, क्योंकि जीत की भी समीक्षा इसलिए होगी कि किन्होंने अच्छा किया, क्या किया, किन्होंने नहीं किया, उसको कैसे हम और ठीक करें, क्यों नहीं किया। क्योंकि जहां जीते हैं वहां भी कुछ असमंजस की स्थिति है, कुछ लोग दूसरे भ्रम में आए हैं, यहां भी आए हैं और जगह भी आए हैं, और आज जो पूरे देश में हुआ है वो भी चिंतनीय विषय है पार्टी के लिए। तो इसलिए क्यों नहीं होनी चाहिए समीक्षा, जीत की भी होनी चाहिए। जीत की खुशी में हम उसको ना भुला दें जो अंदर से खोखला कर रहा है हमारी पार्टी को, हमारे संगठन को। दुर्ग जिले के 4 नेता बाहर जाके चुनाव लड़े, राजनांदगांव जाके लड़े, महासमुंद जाके लड़े, कोरबा और बिलासपुर, चारों हार गए। दुर्ग जिला के एक अपना दबदबा है, लेकिन यहाँ के नेता बाहर जाके चुनाव लड़ लिए। हार तो पहले ही तय थी, हारना तो था उनको, हम तो पहले कहते थे, हार तो पहले मान चुके थे, इसलिए भागे यहां से। भाई जीत के अगर उनको उम्मीद रहती तो दुर्ग क्यों छोड़ते, भाई दुर्ग में लड़िए ना। मैं तो पहले ही कहा, जो हमारे पूर्व सीएम हैं भूपेश बघेल जी, उनको मैंने पहले कहा क्यों भाग रहे हो भाई, अपनी धरती, अपनी जन्मभूमि, लड़िए यहां दुर्ग में। जब मेरा नाम डिक्लेयर नहीं हुआ था, पहले उनकी मीटिंग में कोई तय हुआ, उस समय पत्रकार बंधुओं ने पूछा, मैंने उस समय भी कहा यहां लड़िए, मजा आएगा, एक बार फिर हो जाए 2-2 मत। तो चाहे प्रत्याशी कोई भी बने, भाजपा कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन यहां लड़ना चाहिए आपको। चले गए माननीय ताम्रध्वज जी, उधर चले गए, देवेंद्र यादव उधर चले गए। ताम्रध्वज जी को लेकर कहा गया कि साहू समाज के बड़े नेता, बड़े चेहरे 1.5 लाख वोटों से हार गए महासमुंद जाके। अब देखिए वो वहां की समीक्षा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और वहां तो हारे, यहां भी हारे थे विधानसभा, ये उनकी समीक्षा की बात है, वो समीक्षा करें। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने वहां भी, जो मैंने यहां कहा, वही स्थिति महासमुंद में भी थी। जो असमंजस की स्थिति खुद सामाजिक भावनाओं को लेकर करने का प्रयास किया, वो देश प्रेम और राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर लोगों ने वोट दिया है। 2019 में आपके लिए विपरीत परिस्थिति था चुनाव लड़ना। आपने भी बताया कि एक विधायक खाली बीजेपी का था, बाकी कांग्रेस के थे। वहां आप प्रदेश में सर्वाधिक लीड लेके आप जीत गए 2019 में। 24 में आपको व्यक्तिगत क्षति पहुंचाने की बहुत कोशिश की गई, बावजूद आप 4.5 लाख वोट के करीब जीते। मैं पहले ही कहा, मैं नहीं जीता हूं, जनता जनार्दन की जीत है, कार्यकर्ता भाइयों बहन की जीत। पूछे लोग कहे कि ये निष्क्रिय सांसद है, कहा ये पूर्व मुख्यमंत्री भी बोल रहे थे। तो मैंने कहा था कि मुझे ये कांग्रेसियों को और इस तरह बात करने वालों को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, मैं सर्टिफिकेट दूंगा अपने जनता जनार्दन को, अपने भारतीय जनता पार्टी के भाई बहनों को, और उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, और ज्यादा वोटों से जीते। तो सर्टिफिकेट ये देंगे क्या जो खुद नकारे लग गए लोग हैं वो? तो ये सब बातें लोग खुद समझ रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे इनकी। मतलब विजय बघेल को निष्क्रिय कह रहे हैं। मैं सुख में, दुख में, कोरोना काल में मेरा दरवाजा ऐसा था कि कभी बंद नहीं हुआ। मैं खुद बीमार पड़ गया, मेरी बीवी, मेरे बच्चे बीमार पड़ गए, लेकिन फिर भी मेरा दरवाजा खुला रहा जगह जगह। और इस बार तो वक्त कितना मिला है हमको। देखिए 6 महीने हम लोग को दिल्ली रहना पड़ता है, 3 सत्र में मीटिंगें होती है, बहुत 2-3 समिति में हम सदस्य रहते हैं, उसका टूर लगता है, स्टडी टूर लगता है दूसरे प्रदेशों में। ये सब मिला तो 6 महीने बाहर रहना है। मात्र 2 साल मिला है मुश्किल से, उसमें जो मैंने दौरे किए हैं डायरी में मेरा मेंटेन है, कोई इतना दौरा किया नहीं होगा। तो ये तो साक्षात प्रमाण है। तो लोग तो समझ गए ये निष्क्रिय कह रहे हैं। पेपर में आप देख लीजिए, समाचार पत्र पूरा उठा के देख लीजिए मेरी सक्रियता कहाँ है। आप लोग को जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें आप देख लीजिए मैं कहाँ हूं, कैसा हूं। तो ये प्रमाण है ना, आज के जमाने में किसी को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। मोबाइल है, टेलीविजन है, समाचार पत्र है, तो कोई बोल दे और मान ले, ऐसा नहीं होता आजकल तो साक्षात ये प्रमाण है। लोकसभा में मैंने क्या क्या कहा, आज यूट्यूब उठा के देख लीजिए, विजय बघेल सर आ जाता है। 543 सांसदों का लेखा जोखा वहां मिल जाएगा आपको। आजकल तो ये जमाना ही ऐसा है। लेकिन 40 साल बाद इतिहास दोहरा गया।
तीसरी बार एनडीए को बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, कैसे देखते हैं इसे इस युग में जब सारा चीज ट्रांसपेरेंट है, सारा चीज लोगों के बीच में ये है? बहुत अच्छा संदेश है। बदलता हुआ युग है, बदलता हुआ कालखंड है, और भारत को विश्व शिखर पर ले जाने की जो सिलसिला शुरू होगी, अनेक भविष्यवक्ताओं ने जो बातें कही थी आज सत्य साबित हो रही है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस कालखंड में हम जी रहे हैं। साक्षात हम इसके ये हम लोग साक्षात यहाँ पे इसको जी रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम बहुत सारे महापुरुष इस सपने को देखते हुए हमारे पूर्वज स्वर्गवासी हो गए, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस युग, इस कालखंड में हम साक्षात देख रहे हैं और जी रहे हैं। मतलब आने वाली पीढ़ी को कौन सा भारत हम दे के जाएंगे, उसको हम लोग आज उस कार्य में हम भी लगे हैं किसी न किसी। नहीं, आप लोग विकसित भारत दे के जाएंगे 2047 की परिकल्पना पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की है। 2047 में विश्व के शिखर पे जाएगा, ये माननीय मोदी जी ने कह दिया है। और ये जो बदलते हुए कालखंड का एक मॉडल तो दिख ही रहा है। एक बड़ा दुर्भाग्य है, आपने बिल्कुल सही कहा कि विदेशी हाथों की कठपुतली बन के विपक्ष काम कर रही है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह जो डिब्रूगढ़ के जेल में बंद है एनएसए के आरोप में, वो चुनाव निर्दलीय जीत जाता है। यही तो है स्थिति, यही तो दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि वो भी 1.5 लाख वोटों से। सोच कैसे बदले लोगों का। वेस्ट बंगाल सारे मीडिया पोल हो गए, सारे आंकड़ा फेर हो गए। क्या कर रहे हैं लोग? ये वाकई में जब भगवान राम के काल में हो चाहे कृष्ण के काल में हो, जब साधु संत यज्ञ किया करते थे तो राक्षस आके उसमें हड्डी और मांस डाला करते थे। आज वही स्थिति है। एक महायज्ञ की ओर भारत बढ़ रहा है, महायज्ञ में लगे हैं माननीय मोदी जी, और ये जो लोग हैं उसी तरह हड्डी और मांस डाले में लगे। चुनाव परिणाम के बाद से जितने भी लोगों से बातचीत हुई, सब दुखी हैं इस बात से लेकर। व्यक्ति के रूप में नहीं, एक नेता के रूप में नहीं, एक साधारण मानव के नाते भी सोच रहा हूं कितनी दुखद बात है। क्या चाहिए आपको? क्या इन्हीं के बहकावे में आके आप लोग जो अच्छा हो उसको भी नकार देंगे? क्या ये लोग भूल जाए कि विकास कोई मायने नहीं रखता, जीत का पैमाना नहीं है? तो क्या होगा फिर? सिर्फ आप दूसरे के झांसे में आएंगे, झूठ बोलने वाले के झांसे में आएंगे। तो ये दर्द होता है, पीड़ा होता है, और ये लोग खुश होते हैं। हमने अच्छा किया, देखो हम साधु संतों के उस यज्ञ को भस्म कर दिए। राक्षस खुश होते हैं, नाचते हैं, जैसे दिखते हैं परिदृश्य में, पिक्चरों में, सीरियलों में हम लोग। तो ये सब स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति भी है और खुशी की बात है। लेकिन जब जब ऐसा हुआ है, दुगुने ताकत के साथ मोदी जी आगे बढ़े हैं। गुजरात का भी देख लीजिए, कई बार उन्हें घेरने के प्रयास किए, हत्यारा भी बोले, खूनी भी बोले, लेकिन दुगुने शक्ति के साथ आगे बढ़े। आज वही होगा, दुगुने शक्ति के साथ मोदी जी आगे बढ़ेंगे, जिसके साथ पूरा भारत रहेगा। और हम तो सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ के देवतुल्य जनता के बदौलत हम वहां साक्षी बनेंगे। ये हमारा सौभाग्य है। बीजेपी पे गंभीर आरोप मौजूदा समय में लगाए जा रहे हैं कि जो भी दल उनके साथ जुड़ा, आप शिवसेना का जिक्र किया जा रहा है, एनसीपी का जिक्र किया जा रहा है, उसे बीजेपी खत्म कर देती है, 2 धड़ों में तोड़ देती है। ये एक कोशिश की जा रही है कि टीडीपी को, जेडीयू को समझाने की कोशिश की जाए कि वो ना जाए बीजेपी के साथ। तोड़ती कहाँ है, वो खुद टूटते हैं। सहारा मांगते हैं, सहारा मिलता है। भाई आप अगर कहीं से कोई किसी के परिवार से टूट के आता है, भैया मेरे को सहारा दे दे, मेरा परिवार वाला भगा दिया, मेरा भाई मेरे साथ, तो मेरा स्वाभाविक है, मानव प्रवृत्ति है, भाई मैं साथ दूंगा। चाहे पुलिस को फोन करना हो, चाहे अन्य प्रकार के न्यायिक मामले हो, चाहे भी कुछ उनको और सहयोग करने की बात है, मैं करूंगा। वही तो स्थिति है भाई। वो छोड़ दिए तो वहां अगर सहारा मांग रहे हैं तो सहारा मिला है। क्या हम तोड़ने जा रहे हैं क्या उनको? आप एक रहिए ना, हम कहां तोड़े हैं, आप खुद ही टूटे हैं। आप तो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को नकारते हुए, जिन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या क्या कर हाथ मिला ली, तो क्या आपके दूसरे नेताओं को पीड़ा नहीं होगी, दर्द नहीं होगा? आपके परिवार में अगर एक भाई उस गुंडागर्दी में लग गया तो क्या वो परिवार दुखी नहीं होगा? तो इस तरह के है। तो ये तो उनकी परेशानी है, हमारी नहीं है। वो आए, सहारा मांगे, सहारा मिला। एक प्रदेश का सवाल ले लेता हूं, जल्दी से मैं समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं।
बीजेपी में बहुत सारे बाहर के नेताओं को लाया गया, अन्य अन्य दलों से लाया गया, यहाँ दुर्ग में भी कई संख्या में लोग, कार्यकर्ता, नेता लाए गए। क्या उपयोग करेगी बीजेपी? आप सीनियर लीडर है, इसलिए आपसे सवाल ले रहा हूं। देखिए, उनका जो भी अच्छा सदुपयोग है वो होगा, और अभी भी जो आए वो बहुत अच्छा काम किए, उसका लाभ भी मिला हमको। उन्होंने मेहनत भी की और बिना लालसा के, बिना कोई लोभ के उन्होंने मेहनत की है। ये जो मिलना नहीं मिलना, ये सब किस्मत की खेल है, मैं हमेशा मानता हूं। कर्म करते जाइए, जो किस्मत में होगा मिलेगा। लोग ये सोच रहे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं विधायक बन जाऊं, बनना तो एक ही को है। सांसद के लिए भी बहुत से लोग लाइन लगाए थे, मिलना एक ही को है। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया, कब किसको क्या मिल जाएगा कोई कह नहीं सकते। आप किस्मत के खेल देखिए ना, बहुत सारे कौन कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन मैं सौभाग्यशाली, देखिए मेरे बहुत सारे सीनियर जो पार्टी के लिए पूरे समर्पण से, पता नहीं अपना कई समर्पण किए होंगे, उनको मौका नहीं मिला, मेरे को मिल गया। आपने शुरुआत में ईश्वर साहू का जिक्र किया, उस घटना से एक दिन पहले क्या ईश्वर साहू कभी सपने में भी सोचे होंगे कि वो राजनीति में जाएंगे और विधायक बन जाएंगे? बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जो एक व्यक्ति था मधु गौड़ा, बिल्कुल मुख्यमंत्री बन गए, और उस कालखंड को आप याद करिए, कितने प्रधानमंत्री बदले। चंद्रशेखर जी बन गए 40 लोग को लेके, माननीय ये अपने गुजराल जी बन गए, इंद्र कुमार गुजराल बन गए। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। देवगौड़ा जी बने। मंत्रिमंडल का गठन होना है, एक व्यक्तिगत सवाल ले लेता हूं, क्या विजय बघेल मंत्री बनेंगे, बनना चाहते हैं? नहीं, मैं कोई चाहत नहीं रखता और मेरी कोई चाहत रहती भी नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि ईश्वर की जो मर्जी होगी वही होगा, प्रभु इच्छा होगा वही होगा। और अति महत्वाकांक्षी मैं नहीं हूं। हाँ, मानव प्रवृत्ति महत्वाकांक्षी तो होता ही है, लेकिन उस रूप में होता है कि जन सेवा के लिए जो अधिकार मिला है उसको समर्पण भावना से जन सेवा में लगाऊं। ज्यादा अधिकार मिलेगा, ज्यादा शक्ति मिलेगी, ज्यादा ताकत के साथ लोगों की सेवा कर सकते हैं। स्व सेवा की बात मैंने कभी नहीं सोची। मेरे पिताजी माताजी ने ये संस्कार मुझे नहीं दिए। मेरा ये मानना है कि पार्टी जो आदेश करेगी उसका परिपालन करूंगा। मैं ये भी मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी तो इतने जिंदा दिल इंसान हैं, मोदी जी, उनसे मिलो तो वाकई में आंख में आंसू आते हैं। जब हार के मैं गया यहां से भूपेश बघेल से, तो पीठ थपथपाकर पूरा समाचारों में आया है, मुझे शाबाशी दी, आगे बहुत अच्छा होगा। और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो मंत्री लोग को जितना सम्मान देते हैं उससे बढ़ के सांसदों को सम्मान देते हैं। तो अंतर कहां रहा? हम तो अपने आप को सभी लोग मंत्री मानते हैं, तो पद और उससे कोई मतलब नहीं है उनके नजर में। और हमारी पार्टी के भी नेता लोग उसी रूप में हमको सम्मान देते हैं, सभी सांसदों को। ये हमने देखा है 5 साल के कार्यकाल में। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंत्री रहे नहीं रहे, बस सेवा करते रहे। लोगों ने जो भरोसा दिया उस भरोसे पर खरा उतरे। चलिए, फिर भी बहुत शुभकामनाएं आपको। आप मंत्री बने, देश का नेतृत्व करें, प्रदेश का नेतृत्व करें, और जो क्षमता आपके भीतर है वो क्षमता से आप और अधिक सेवा करें। हमारी ये शुभकामनाएं आपको। तो कुल मिला के कि सांसद विजय बघेल आज हमारे साथ जुड़े, इन्होंने दिल खोल के अपनी तमाम राजनीतिक यात्रा से लेकर अपनी बातों को उन्होंने रखा। अगले मुलाकात में, अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।